Hey guys, welcome to Unwired Academy. This is our last session for chemistry subject और हम लोग कर रहे हैं जनरल स्टडी जनरल साइंस फ्रॉम घटना चक्र पूर्वालोकन. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. अगर आप फाइनेंशियली चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, वहां से जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं. तो अपना पहला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 वाज अवार्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ. तो लिथियम आयन बैटरीज के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया था और किनको किनको दिया गया था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. तो 2019 का वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो 2021 का है और 2020 का है, क्योंकि कई बार होता है पीछे का भी पूछ लेता है. तो 2021 में दिया गया है बेंजामिन लिस्ट को, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, डेविड WC मैकमिलन को. ओके, तो ये दो लोग हैं जो जिनको केमिस्ट्री में अवार्ड दिया गया है. वैसे नोबेल प्राइज देख लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन रहता है, चाहे फिजिक्स से पूछ ले, केमिस्ट्री से पूछ ले, इकोनॉमिक्स से पूछ ले, लिटरेचर से पूछ ले, ये क्वेश्चंस, या फिर मेडिसिन से पूछ ले, कोड रहता है. तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 वाज अवार्डेड टू जॉन बी गुडएनफ एंड M स्टैनली विटिंगम. लेकिन वहीं पे अगर 20 की हम बात करें तो ये नोबेल प्राइज दिया गया था 20 में इमैनुअल चारपेंटर और जेनिफर ए डोडुना को, जो कि यूएसए के थे. इमैनुअल चारपेंटर जर्मनी के थे. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग, जो क्लास क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर. तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था. आप याद रखेंगे 2021 वाला बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन केमिस्ट्री के लिए दिया गया था. वहीं पे जो है 2020 में दिया गया था इमैनुअल चारपेंटर और जेनिफर ए डोडुना को. ये दो आप याद रखेंगे. ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते डिस्ट्रॉयड होता है ओजोन लेयर. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. When chlorine and bromine atoms make contact with ozone in a stratosphere, they destroy ozone molecule. One chlorine atom can destroy over 1 lakh ozone molecule. Before it is removed from a stratosphere, ozone can be destroyed more quickly than it is naturally created. That's why जो ओजोन होल है वो बड़ा होता जा रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग एसेशन एंड रीजन. एक एसेशन है, एक रीजन है. ओजोन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर. ओजोन इज नॉट रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव. तो इस क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि ओजोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार सकता है. तो देखिए ओजोन जो है वो किस में अवेलेबल रहता है. अगर हम देखें तो O3 में. तो एक ऑक्सीजन को ये गिव अप कर सकता है जिससे वो ऑक्साइड्स बना सकते हैं, जिसके चलते बहुत सारे जो वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड होता है, उससे डेड कर सकते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं, जो कि टॉक्सिक होता है और बहुत सारे वाटरबॉर्न डिजीज के लिए डेडली होता है. वहीं पे ओजोन इज नॉट रेडियो एक्टिव. क्यों भाई? जाहिर सी बात है कि ये हमको प्रोटेक्ट करता है जो लेयर रेडियो एक्टिव, जो यूवी रेज होते हैं उनसे. तो ये रेडियो एक्टिव तो हो ही नहीं सकता है. सो बोथ ए और जो एसेशन और रीजन है दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है एसेशन का करेक्ट आंसर नहीं है. यहाँ पे उसी चीज को डिटेल में किया हुआ है कि ओजोन इज मेड ऑफ 3 एटम, फ्री रेडिकल हैविंग अ फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, जो कि इट विल बी रेडली गिव अप 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी हम लोगों ने बात की, विच इज टॉक्सिक. अभी हम लोग कहा कि हाँ ये टॉक्सिक इन नेचर होता है. Waterborne organisms such as bacteria, mold, yeast, spores, viruses, and harmful protozoans that form cysts, उनको मार सकता है. ओजोन इज नॉट रेडियोएक्टिविटी, दस रेडियो एक्टिव, दस दोनों जो हैं वो सही हैं. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म. फायर अलार्म में कौन सा यूज होता है? तो फायर अलार्म में फोटो सेल को यूज करते हैं. फोटो सेल इज यूज्ड इन फायर अलार्म. अ फोटो सेल इज अ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. A photocell is a resistor that changes resistance depending on the amount of light incident on it. Okay, it operates on semiconductor photoconductivity. The energy of light photons hitting the semiconductor free electrons to flow, decreasing the resistance. Photocell fire alarm device project a continuous focused beam of light onto a mirror if nothing interferes with a beam in route and back. The sensor perceives no obstruction, but when a small amount of smoke enters the chamber, the light is reflected slightly, causing alarm to the sound. तो अब मान लीजिए ये लाइट एक फोटो सेल है, यहाँ से लाइट जा रहा है और बैक आ रहा है, लेकिन जैसे ही अगर आग लगती है देन क्या होगा? यहाँ पे स्मोक आएगा और इसके लाइट में इंटरफेरेंस होगा. जैसे ये होगा यहाँ पे बेल साउंडिंग करने लगेगा.
विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इन एन ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ, किसके रिएक्शन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं? तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। इन ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, वहीं पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो Na2SO4 बन गया, वहीं पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको एक मिल गया। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लॉथिंग? फायर प्रूफ अगर क्लॉथिंग बनाना है तो कौन से कंपाउंड इसमें हम लोग यूज करते हैं? तो रिमेंबर दिस, अल्युमिनियम सल्फेट इज यूज एट प्रिपेयर फायर प्रूफ क्लॉथ्स जो फायर वर्कर्स पहनते हैं। एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो इज, तो आप इसको एल्थरीन कह लीजिए, पेलेथ्रीन भी यूज किया जाता है। तो एलेथ्रीन इज एन एक्टिव कंपाउंड जो कि आपके जो मॉस्किटो कॉइल्स आते हैं उसमें मिलाए जाते हैं, इवन जो लिक्विड्स आते हैं उसमें भी मिलाए जाते हैं। एल्थरीन इज अ पायरेथ्राइड synthesized insecticide pesticide, it can active chemical to remove mosquitoes. पेलेथ्रीन इज अ कॉमन, क्या है? तो पेलेथ्रीन अभी हम लोग ने बात किया कि मॉस्किटो रिप्लेंट है। पेलेथ्रीन इज अ पैथेराइड इंसेक्टिसाइड, जो कि अभी हम लोग ने बात किया एलेथ्रीन भी वही है। पेलेथ्रीन 1.6 जो जो कि वेट फॉर वेट है, मतलब मान लीजिए लिक्विड वेपराइजर का, इज अ रिपेलेंट इंसेक्टिसाइड विच इज जनरली यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो इन हाउस होल्ड। इट इज मार्केटेड एज मॉस्किटो रिपेलेंट बाई गोदरेज, गुड नाइट, सिल्वर पावर, SC जॉनसन, ऑल आउट, मैक्सो, मॉर्टिन। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं पेलेथ्रीन का मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे। Which of the following is used as mosquito repellent? Again, the question has been repeated though. Pythium, Peletrine, Alethrine, जो जितने भी हैं ये सब यूज होते हैं उसी में। ओके। Pythium is a natural botanical insecticide. It has a potent insecticidal activity by targeting the nervous system of insect, which act nervous system of mosquito and diverge them. Pyrethrine used in mosquito coil is obtained from, तो एक ट्री से ये पाया जाता है, तो a seed plant. Pyrethrine are a class of organic compound normally derived from Chrysanthemum cinerephorelium, a seed plant that has a potent insecticidal activity by targeting the nervous system of insect. Remember this, जो कंपाउंड अगर पूछा जाए कि मॉस्किटो में जो हम लोग यूज करते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पे तो किससे पाया जाता है? तो प्लांट से, सिनिफोरा कहते हैं उसे, या फिर सिनीरेलिफोलियम प्लांट है उससे ये पाया जाता है। विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रैट पॉइजन? रैट पॉइजन बनाने के लिए हम लोग पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं। यूज मत कीजिएगा आप अपने लिए, नहीं तो आप भी डेथ कर सकते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड, KCN एंड जिंक फॉस्फाइड विच आर हाईली टॉक्सिक केमिकल्स यूज्ड इन रोडेंटिसाइड, अ पॉइजन टू किल द माउस। Which one of the following is used as rat poison? Again we have read that कि जिंक उसमें यूज करते हैं, जिंक फॉस्फाइड और पोटेशियम साइनाइड। तो जिंक फॉस्फाइड अगर इसमें होगा, जी यहाँ पे दिया है, दैट विल बी दी आंसर। देखिए ये 2005 में भी आया था और वहीं UPPSC में रिपीट हुआ है, तो बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रोडेंटिसाइड इज द केमिकल टू कंट्रोल, तो अभी हम लोग ने बात किया कि रैट को, माउस को मारने के लिए रोडेंटिसाइड बनाते हैं। एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड एज, तो अभी हम लोगों ने बात किया क्या कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो है वो हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि चीप और इजीली अवेलेबल है, और पॉइजनिंग लिबरेशन ऑफ फॉस्फाइन गैस किसके लिए यूज करते हैं? तो रोडेंटिसाइड में। फंगी ऑल्सो यूज्ड एज फंगी fumigate to preservation of cereals and as rodenticide. तो इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी, रोडेंटिसाइड के तौर पे भी और फ्यूमिगेशन के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे स्टार है क्योंकि सब में यूज होता है, नॉट अ पार्टिकुलर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हर्बिसाइड? इनमें से कौन सा जो एक हर्बिसाइड का एग्जांपल है? तो सोडियम क्लोरेट इज नोन एज एज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड इज ऑल्सो नोन एज वीड किलर्स। दीज आर द सब्सटेंस यूज्ड टू कंट्रोल unwanted plants. Sodium chlorate, NaClO3 is an oxidizing agent and it is used as herbicide. ब्लीचिंग पाउडर हमको पता है कि वाटर में बैक्टीरियाज को किल के लिए यूज किया जाता है। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफुरन, मिथाइल पैराथियन फोरेट एंड ट्राई
ट्रायोजोफोस इज व्यूड विथ अप्रीहेंशन, दिस केमिकल आर यूज्ड एज, तो ये पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। कार्बोफोरन, मिथाइल पैरथियन, फोरेट एंड ट्राइजोफोस आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अनुपम वर्मा कमेटी। याद रखिए अनुपम वर्मा कमेटी के तौर ने रिकमेंड किया था इन केमिकल्स के बारे में जो कि पेस्टिसाइड के तौर पे यूज हो। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैड नोटिफाइड पेस्टिसाइड प्रोहिबिशन ऑर्डर 2018 under which 18 pesticide was banned, 12 from 9 August 2018 and rest 6 from 31st December 2020. The list include methyl parathion, फोरेट एंड ट्राइफोस। तो ये जो हैं उनको मतलब एज ए रिव्यू किया गया, देन इनके पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज होते थे उनको रोका गया, इसके बारे में भी बात हो रही है। देन दी अगला क्वेश्चन है दी वीडीसाइड कॉमनली यूज्ड फॉर पैडी फील्ड, तो पैडी फील्ड के लिए हम लोग 2,4-D यूज करते हैं, जिसको अगर एज ए फुल फॉर्म पढ़ा जाए तो 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड है। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C8H6Cl2O3। केमिकल फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, किस प्रोडक्ट सब्सटेंस का किस एलिमेंट का क्या है, बिकॉज वो डायरेक्ट एग्जाम में अगली बार पूछ देगा कि बताइए C8H6C12 Cl2O3 किस वीडिसाइड का नाम है, तो आपको पता ना होगा कि 2,4-D का नाम है। इट इज सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कंट्रोल ब्रॉड लीफ वीड्स। देखिए अभी पूछ दिया कि भाई बताइए 2,4-D क्या है, तो एक हर्बिसाइड है। ओके, 2,4-dichlorofenoxy acetic acid, usually referred by apprehension to 4D, is a commonly systematic herbicide used in control broadleaf weed. It is one of the most widely used herbicide in the world. 2,4-D is a synthetic auxin plant hormone, and it is often used in laboratories for plant research and as supplement in plant cell culture media such as MS medium. तो remember this। और इसका अगर पूछा जाए कि भाई केमिकल फॉर्मूला बताइए 2,4-D का, तो क्या बताइएगा आप C8H6Cl2O3। आइसोटोप सी आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो 6C14 इज एसोसिएटेड विथ, तो अगर फॉसिल्स फ्यूल्स के हमको एज पता करने होते हैं तब हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। तो आइसोटेप C14 is used to determine age of woods and bones at the time which elapsed after the death of plant or animal fossil, which is called radiocarbon dating. The half life of carbon is 14, 5, 7, 30 plus minus 40 years आप मान सकते हैं। ओके, the atmosphere, the carbon-14 is produced in the upper atmosphere by secondary neutrons, which are result of the reaction of cosmic radiation with atomic nitrogen, atmospheric nitrogen. So remember, carbon dating का use हम क्यों करते हैं, तो fossil fuels की age determine करने के लिए। Which of the following archaeological sample is adopted to determine the age of firewood, bone and cell? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई बोन, सेल्स या फायरवुड्स जो फॉसिल्स हैं उसके लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। Again, the question has been repeated in MPPSC pre-1993. The carbon dating is used to determine the age of fossils. फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, तो एज ऑफ रॉक्स रेडियो, देखिए यहाँ पे अब कार्बन एक्टिव नहीं है, कार्बन डेटिंग नहीं है, यहाँ रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है एज ऑफ रॉक्स को पता करने के लिए। रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक यूज टू डेट मटेरियल एच विच रॉक एज और कार्बन। इट इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एब्सोल्यूट एज ऑफ रॉक एंड जियोलॉजिकल फीचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग एज ऑफ रॉक, तो यहाँ पे दिया हुआ है यूरेनियम पर्सन U-238 कहते हैं इसको, या फिर रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। Iridium lead dating is one of the oldest and most refined method to determine age of earth, decaying rocks and bone. Okay, क्लेयर कैमरन पैटरसन एक अमेरिकन जियो केमिस्ट था जिन्होंने इसको खोजा था यूरेनियम लीड रेडियो मेट्रिक डेटिंग के बारे में। 1 कार्बन क्रेडिट कितने के इक्विवेलेंट होता है, तो 1 कार्बन क्रेडिट 1000 किलो CO2 के इक्विवेलेंट होता है। Which one of the following types of glass can cut ultraviolet rays? इसमें से कह रहा है कि किस टाइप का जो ग्लास है अल्ट्रावायलेट रेज को कट कर सकता है, तो क्रूकेस ग्लास जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को कट कर सकते हैं। द क्रूकेस ग्लास इज अ टाइप ऑफ ग्लास दैट कंटेन सीरियम बोरेट एंड फेरिक एंड chromic oxide and a high absorption of ultraviolet radiation. It is used in sunglass. Since ultraviolet rays harmful for our eyes, crooked glass is used in sunglasses.
तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसके चलते आपके जो सन ग्लास है कहते हैं यूवी रेज प्रोटेक्शन है, वो कौन किस टाइप का ग्लास है, तो दैट इज क्रोकस ग्लास। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंगेज्ड। तो ये आइसोटॉप टेक्नोलॉजी के साथ ब्रिट इंडिया जो है गवर्नमेंट ब्रोड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी, अगर इसका फुल फॉर्म आपको याद होता तो आंसर आप दे सकते हैं आइसोटॉप टेक्नोलॉजी इज इंडिपेंडेंट यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विच प्रोवाइड सर्विस बेस्ड ऑन रेडिएशन एंड आइसोटॉप्स फॉर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर रूल। फिलोसफर रूल हम किसको कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार में भी पूछा जा चुका है और बाकी जगहों पे भी पूछा चुका है। जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर रूल कहा जाता है, इवन आरआरबी में भी पूछा जा चुका है। The compound zinc oxide ZnO is called philosopher rule. Alchemists, as a part of their ritual, would burn zinc in air and collect the residue, which formed into white woolly tufts. They called it lana philosophic in Latin, meaning philosopher rule. Zinc oxide has many uses such as white pigment in paints, component in zinc ointment for treating skin diseases, material in sunscreen, सन लोशन, रबर मैन्युफैक्चरिंग एंड फोटोकॉपिंग, इन सब जगहों पे जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अब पंजेट स्मेल ऑफन प्रेजेंट नियर यूरिनल इज ड्यू टू, जैसे अब पेशाब घर होता है या फिर जहाँ पे अब पेशाब करते हैं लोग, वहाँ पे एक अलग स्मेल आता है। तो वो स्मेल क्यों आता है, तो एमोनिया के चलते आता है। यूरिन ऑर्डर इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमोनिया, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे एमोनिया प्रेजेंट होता है, जैसे 0.05%, उसी के चलते ये आता है। यूरिन इज एक्वा सोल्यूशन ग्रेटर देन 95% वाटर। अदर कंस्टिट्यूएंट इंक्लूड यूरिया 2%, सोडियम 0.4%, फॉस्फेट 0.6%, एमोनिया इज 0.05%, और इसी के चलते बदबू आती है। देन अगला क्वेश्चन है a team of scientists at Brookhaven National Laboratory, including those from India, created the heaviest antimatter anti-helium nucleus. What is are the या और implications of creation of antimatter? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीम ऑफ साइंटिस्ट थी जो ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में काम की, जिसमें इंडिया के भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेवीएस्ट एंटी मैटर का खोज किया जो कि एंटी हीलियम न्यूक्लियस है। इनका इम्प्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है इस क्रिएशंस का, तो इट विल मेक मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड वाइल्ड एक्सप्लोरेशन इजियर एंड चीपर। इट विल हेल्प प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज मेड ऑफ एंटी मैटर। इट विल हेल्प द अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। तो एक्चुअली इसका खोज स्टार और गैलेक्सी और इनवर्स के बारे में ही किया गया था, मिनरल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 1 गलत हो जाएगा, 2 और 3 इज करेक्ट आंसर, सो आंसर विल बी बी। The scientists have discovered the heaviest antimatter ever observed in 2011 at Brookhaven National Laboratory. Remember the current affair questions जो है वो पूछे जा सकते हैं, आपकी केमिस्ट्री से अगर रिलेटेड है या साइंस से है तो वो आप एज ए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ऑल्सो फोकस ऑन करंट अफेयर्स, साइंस टेक क्वेश्चंस even in BPSC if you are preparing for. Long Island, Newark, it is anhelium-4, a conglomeration of two antiproton and two antineutrons. This antihelium is antimatter partner to what physicists call the alpha particle, identical to a standard helium nucleus, and its discovery comes on the 100th anniversary of discovery of alpha particle itself. It will help to understand the evolution of universe. It will also help to prove the possibility of existence of a star and galaxy made of antimatter. So next question. In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosol into a stratosphere? किस मामले में जो साइंटिस्ट है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक का यूज किया जाए या फिर इंजेक्शन किया जाए सल्फेट एरोसेल का स्ट्रेटोस्फेयर में? तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जो अपने ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने के खतरे हैं, तो उनको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो स्ट्रेटोस्फेयर सरफेस है उसमें सल्फेट एरोसेल का इंजेक्शन करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, तो सल्फेट एरोसेल particles are very good reflector of sunlight and it has been shown through various climate models that even 1% of current incident solar radiation is reflected back in space. A very significant amount of temperature rise on earth can be offset. अगर 1% भी जो करंट इंसिडेंट है सोलर रेडिएशन का अगर उसको रोक दिया जाता है तो बहुत बढ़िया अमाउंट में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ पे उसको रोका जा सकता है। तो सल्फेट एरोसेल को इसीलिए इंजेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है।
अगला वे क्या है? अनदर वे ऑफ इंस्टेंट कूलिंग द प्लैनेट इज यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक. दिस क्लाउड्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ आइस क्रिस्टल and they have greenhouse property. They let the solar radiation pass through and reach the surface but trap the higher wavelength infrared radiation emitted from Earth, thereby contributing to the heating. If these clouds are reduced by some engineering intervention, it would allow the infrared radiation from Earth to pass through to the space, thus allowing some heat of the to dissipate and hence cool the planet. So these are the ways by which we can cool down the planet. So यू हैव टू यू रिमेंबर कि क्यों हम सल्फेट अगर एरोसेल यूज कर रहे हैं इंजेक्शन का, तो क्यों यूज कर रहे हैं, एंड व्हाट इज साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हैड बीन यूज टिल नाउ फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल क्लाउड. इनमें से कौन सा केमिकल अभी तक जो है आर्टिफिशियल क्लाउड बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो ये है सिल्वर आयोडाइड. Cloud seeding is the process of spreading either dry ice or more commonly silver solid into upper part of clouds to stimulate the precipitation process and form rain. Tiny particle of silver iodide are spread on a cloud from an aeroplane. Sometimes solid carbon dioxide, dry ice is used in place of silver iodide. These particles attract water droplet from cloud, and when they form a drop that is large enough to start raining. अगेन क्वेश्चन है कि सब्सटेंस जो आर्टिफिशियल रेन में यूज होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सिल्वर आयोडाइड. सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन. अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है कि कितना ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, उस पे अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड करता है. द अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ ऑल टाइप्स सच एज ड्रिजलिंग, रेनफॉल, स्नोफॉल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर. यहाँ पे अब मैच लिस्ट 1 है, मैच लिस्ट 2 है. तो ब्लू विट्रोल किसको कहते हैं, ईओसिन क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड से क्या करते हैं, जिंक फॉस्फाइड से क्या करते हैं. ओके, तो ब्लू विट्रोल एज अ रेड इंक, सिल्वर आयोडाइड आपको पतला है कि किस में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रेड में, और जिंक फॉस्फाइड को हम रोडेंटिसाइड के लिए यूज करते हैं. तो देखते हैं इस हिसाब से कौन अपना सही आंसर होगा. तो सी में देखें तो ब्लू विट्रोल, सी इज द आंसर. ब्लू विट्रोल इज फंगीसाइड, ईओसिन is red ink. मे बी यहाँ पे मिस्टेक हो गया. ब्लू विट्रोल इज अ फंगीसाइड, ईओसिन इज रेड इंक. सिल्वर आयोडाइड वी हैव स्टडीड राइट नाउ कि आर्टिफिशियल रैंक में जिंक फॉस्फाइड जो है वो रोडेंटिसाइड, चूहों को मारने के लिए यूज किया जाता है. तो याद रखिएगा ब्लू विट्रोल एक फंगीसाइड है और ईओसिन इज अ रेड इंक. सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रैंक, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटिसाइड. अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड. तो अभी हम लोग ने पढ़ा क्या कि आर्टिफिशियल रेन में, वहीं पे जिंक फॉस्फाइड जो है वो बिल्कुल रेड पॉइजन के लिए. और इसमें पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच. सिल्वर आयोडाइड को हॉर्न सिल्वर से, तो ये गलत है. तो इसमें सिर्फ कौन सा सही है, जिंक फॉस्फाइड. फिलोसफर रूल किसको कहते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड को तो नहीं कहते हैं. आयोडाइड तो आर्टिफिशियल रेन ही है. लेकिन वहीं पे अगर रहता जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, उसको कहते हैं हम लोग फिलोसफर ओल. सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रैंक, जिंक क्लोराइड हॉर्न सिल्वर, जिंक फॉस्फाइड रेड पॉइजन, जिंक ऑक्साइड इज फिलोसफर ओल. अगला क्वेश्चन है, लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे और पूछ रहा है कि भाई कौन सा मतलब मैच करना है, कौन क्या है. तो जिंक फॉस्फाइड तो सबसे पहले मैच हो गया क्या कि रोडेंटिसाइड होगा. ओके, अब इस हिसाब से देखें तो आप एक ही बार में छाट लेंगे कि भाई केल्वर जो होगा वो सिंथेटिक फाइबर होता है, क्योंकि हम लोग फाइबर वाले में इसको पढ़ चुके हैं. वहीं पे जो टैक्सोल होता है, टैक्सोल इज नोन एज एंटी कैंसर ड्रग, और नाइट्रोसेलुलोज एक एक्सप्लोजिव है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, तो बी आंसर हो जाएगा. केल्वर इज सिंथेटिक फाइबर, टैक्सोल इज एंटी कैंसर ड्रग, जिंक फॉस्फाइड इज रोडेंटिसाइड, नाइट्रोसेलुलोज इज एक्सप्लोजिव. फिर सब्सटेंस है और वहां पे मैच दी फ्लोइंग है. सिल्वर ब्रोमाइड अभी हम लोगों ने पढ़ा, सिल्वर आयोडाइड पढ़ा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा, लिथियम बायोकार्बोनेट. तो कौन सा आंसर है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पूछ रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, नहीं. सिल्वर ब्रोमाइड AgBr ये किस में यूज होता है, फोटोग्राफिक में.
तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा। सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ रेहुमेशियम इस यूज होता है इसमें। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड का काम करता है, ये आपको पता है, बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज इन फोटोग्राफी, इट इज नॉट यूज इन एंड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। पेयर ऑफ अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड बट दिस वन इज रॉन्ग्ड। सो उसको हम लोगों ने देख लिया। So guys, in this question there is given a list of the elements और substances और यहाँ पे उनसे क्या क्या होता है वो चीज़ें हैं। तो कार्बन फाइबर बहुत लाइट वेट होता है तो एयरक्राफ्ट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन जो है ये रेफ्रिजरेंट है। वहीं पे सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड भी कहते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर वे में यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। हमें यहाँ पे आयरन दिया है, लीड दिया है, सिल्वर दिया है और कॉपर दिया है एंड वी हैव टू सेलेक्ट कि कौन किस में यूज होता है। तो आपको पता है कि सिल्वर फोटोग्राफी में सिल्वर AgBr यूज होता है तो फोटोग्राफी में हो जाएगा। वहीं पे जो आयरन है वो हेमोग्लोबिन में हो जाएगा। जो लीड है वो स्टोरेज बैटरी में आपको पता है कि लीड यूज होता है। वहीं पे कॉपर जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर में यूज होता है। तो दिस वे हम लोग इसको मैच कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मॉर्फिन है, सोडियम है, बोरिक एसिड है और जर्मन सिल्वर है। तो जर्मन सिल्वर एज एन एलवाई यूज होता है, सो ये एलवाई में चला जाएगा। मॉर्फिन जो है वो एक तरह से एनालिसिक है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक का काम करता है। सोडियम को हम लोग केरोसिन वायल में केप्ट करते हैं। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक का काम करता है और जैसे बोरिलिन आपने नाम सुना होगा तो उन सब में सब बोरिक एसिड ही आते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम। मॉर्फिन एक एनालिसिक का काम करता है। तो इससे हम लोग को ये सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट रेड से होता है। नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल से मेजर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। वहीं पे ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओके, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेटल ऑफ द फ्यूचर। इनमें से कौन जो है वो मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। तो टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। रिमेंबर दिस। और क्यों कहा जाता है तो चाहिए आइए देख लेते हैं इन डिटेल। टाइटेनियम इज बिंग इंक्रीजली यूज्ड इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। इट इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड कोरोजन रेसिस्टेंट। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेटल आपको मिल जाए जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो, हल्का भी हो और कोरोजन रेसिस्टेंस भी हो तो क्या चाहिए। These properties allows it to be used in aerospace industry, building industry, sports good industry, and as implants in a number of surgical procedure. Titanium is also called the metal of future. Which one of the following is not correctly matched? इनमें से कह रहा है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो मैग्नीशियम, फायरवर्क्स, यूरेनियम, एटम बम, सिल्वर, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिंक जो है गैल्वेनाइजेशन। तो जो जिंक है बिल्कुल गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है। सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यूज होता है, बल्ब में नहीं यूज होता है। तो ये गलत हो गया। ओके, सिल्वर पोजेस हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिलेक्टिविटी ऑफ मेटल। तो सिल्वर को हम लोग यूज नहीं करते हैं। टंगस्टन को इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं जो फिलामेंट बनता है। केमिकली वर्मिलियन इज, तो वर्मिलियन क्या होता है तो दैट इज मर्करिक सल्फाइड। वर्मिलियन is a brilliant red and scarlet pigment originally made from the powdered mineral of cinnabar. It is chemically known as mercuric sulfide. Vermilion is an mercuric sulfide with a chemical formula H. What is this? HgS. Remember this. It is virtually insoluble in water. फिर देखिए फिर से अगेन क्वेश्चन वही है। तो मर्करिक सल्फाइड जो होता है वो क्या होता है वर्मिलियन। विच इज यूज इन ड्राई वॉशिंग। ड्राई वॉशिंग में किस चीज को हम लोग यूज करते हैं
तो पेट्रोल को भी करते हैं, अल्कोहल को भी करते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं भाई, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो बेंजीन को भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव। इन स्पाइट द नेम ड्राई क्लीनिंग इज नॉट कंप्लीटली ड्राई फ्लूइड आर यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस। In the early days, garment sorters and dryers found several fluids that could be used as dry cleaning solvent, including campin, benzene, alcohol, kerosene, and gasoline. Thus, petrol, benzene, and alcohol are used in dry washing. खुद ब खुद evaporate हो जाते हैं। रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, रेड इंक जो है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है? तो ऊपर हम लोगों ने किया था कि ईओसिन जो है वो रेड इंक बनाता है। तो ईओसिन इज ए टेट्राब्रोमोफ्लोरेंस। मोस्ट रेड इंक्स आर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द रेड डाइयोसिन। तो जितने भी रेड पेन्स बनते हैं उसमें डाइयोसिन इसके मिले होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सप्लाइड बाय सोडियम क्रोमेट? सोडियम क्रोमेट से कौन सा कलर आता है? तो दैट इज रेड। द रेड कलर इज सप्लाइड बाय सोडियम क्रोमेट। इट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ Na2CrO4। सोडियम क्रोमेट इज Na2CrO4। अगला है मैच द फ्लोइंग करना है। इसमें एक साइड में आपको सब्सटेंसेस के लिस्ट दिए गए हैं, जिसमें अलग जैसे एसीटोन हो गया, टेट्रा क्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, देन आपका हाइड्रोजन हो गया पेरोक्साइड, देन लिक्विड अमोनिया हो गया। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो आपको पता होगा एसीटोन जो है वो नेल रिमूवर में यूज किया जाता है। वहीं पे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर में, आपको पता है कि CO2 का यूज किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर में। वहीं पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये यूज किया जाता है आपको वुंड पे, पेरोक्साइड या जहाँ रहेगा वहां पे वो घाव पे यूज किया जाता है। लिक्विड अमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच? फिर से यहाँ बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्यूमुलेटर सेल, यूरेनियम एटम बम के लिए होता है, मैग्नीशियम डाई सेल के लिए होता है, पोटेशियम क्रोमेट मैच बॉक्स में जो ऊपर की लीड होती है उसका बना होता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्यूमुलेटर सेल नहीं होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एक्यूमुलेटर सेल, लीड एसिडिक सेल, अदर पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स? तो अभी हम लोगों ने बात की तो फॉस्फोरस जो है वो मैच बॉक्स बनाने में काम आता है। द सेफ्टी मैच बॉक्स इग्नाइट्स ड्यू टू एक्सट्रीम रिएक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस विद द पोटेशियम क्लोरेट ऑन द मैच हेड। फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव नॉन टॉक्सिक केमिकल यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स। जैसे ये मान लीजिए मैच बॉक्स है, तो इधर साइड में जो स्ट्राइकिंग सरफेस होता है जिसमें हम तिली को जल मारते हैं, तो वो बना होता है आपका फॉस्फोरस से। और जो टॉप होता है, ये तिल्ली का जो टॉप होता है, ये आपका पोटेशियम क्लोरेट का डिप होल्डर रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेज? तो जो रेड फॉस्फोरस है उसको यूज करते हैं। देखिए ब्लैक होगा तो ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस जनरली यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेफ मैचेज। The matchstick head is typically composed of mixture of potassium chlorate, red lead, antimony sulfide, and glue. The striking surface of matchbox is typically composed of red phosphorus, antimony sulfide, and powdered lead and glue. When kept in air and darkness, which of the following elements glows spontaneously? अगर मान लीजिए कि डार्क में रखे और एयर में रखे तो कौन सा सब्सटेंस जो है वो ग्लो करेगा, चमकेगा? तो जो अपना व्हाइट फॉस्फोरस है ये ग्लो करता है। अगर हम डार्क में और एयर में रखें तो व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो करता है। व्हाइट फॉस्फोरस इज अ वैक्सी ट्रांसपेरेंट सॉलिड, इट सब्लाइम्स इफ एक्सपोज्ड टू लाइट। द सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस। रिमेंबर दिस, सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस। व्हेन हीटेड विदाउट द फर्स्ट चेंजिंग टू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज सब्लिमेशन। एंड व्हेन फॉस्फोरस चेंजेस फ्रॉम solid to gas, it glow like a it gives white glows. Okay, beautiful greenish and white glow. The white phosphorus is phosphorescent, it gives beautiful greenish and white glow. अगला क्वेश्चन है कार्बन नैनोट्यूब्स क्या होते हैं? व्हाट कार्बन नैनोट्यूब्स वेयर प्रिपेयर्ड बाय, नहीं किससे बनाए जाते हैं? तो ये इज्मा से बनाए जाते हैं। सुमियो इज्मा इज अ जापानीज फिजिसिस्ट, वेयर प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बनाए गए थे? ओके, कार्बन नैनोट्यूब्स एक तरह से कह सकते हैं इसके फाउंडर कौन थे या बनाया किसने था? सुमियो इज्मा इज अ जापानीज फिजिसिस्ट ऑफन साइटेड एज द इन्वेंटर ऑफ कार्बन नैनोट्यूब। इन इंडिया वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इज लोकेटेड इन, तो ये लक्षद्वीप में लोकेटेड है वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इंडिया में। और ये फर्स्ट वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था जो कि 2005 में करावती
लक्षद्वीप आइलैंड में इसको लगाया गया था। और दिस इज LTTD यानी कि लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1 लाख लीटर पर डे वाज डेवलप इंडिजिनियसली। मतलब कि भाई सब कुछ भारत में ही बनाया गया था। कौन बनाया था? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियल टेक्नोलॉजी इसको बनाया था। नाउ चेन्नई ऑल्सो है वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, लेकिन पहला पूछा जाए तो लक्षद्वीप में। सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है 2008 में, तो करावती लक्षद्वीप में। Which chemical acts as a reclamation agent for alkaline soil? तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो रिक्लेमेशन एजेंट की तरह काम करता है। द टर्म अल्काइल सॉइल इज यूज्ड इन डेजिग्नेट लैंड दैट इज सलाइन and has an excess of absorbed sodium carbonate and sodium chloride. An excess of sodium chloride gives hard firm surface crushed with cubical salt crystal. Alkali salts in the soil also affect the plant growth by reducing the size of leaves. Plant roots remain superficial. Bark of a stem turn brown or black. Gypsum is calcium sulfate, CaSO4, 2H2O, that has no direct effect on soil pH. The main use of gypsum is the reclamation of highly alkaline soil. Gypsum dissolves to release calcium, which replaces sodium and makes the soil fertile. Which of the following concerns soil? इनमें से क्या है जो कि soil के लिए मतलब कंसर्नेबल चीज है? तो एडाफिक। अब एडाफिक रिलेटेड है सॉइल से। एडाफिक क्वालिटीज में कैरेक्टरिस्टिक्स द सॉइल इटसेल्फ इंक्लूडिंग ड्रेनेज, टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज पीएच। नहीं, एडाफिक जो होता है वो फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में होता है। वही यहाँ पे भी बताया है कि सॉइल की क्वालिटीज क्या क्या हैं, उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो वही कंसर्न्स ऑफ सॉइल्स होते हैं। तो एडाफिक उसके बारे में एक लॉजिकल टर्म है। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड टेक्नोलॉजी इज ऑब्टेनिंग द इंडस्ट्रियल लेवल कॉल्ड। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड टेक्नोलॉजी इन ऑब्टेनिंग द इंडस्ट्रियल लेवल कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं। जो इंडस्ट्रियल लेवल्स पे लिक्विड हाइड्रोजन या फिर लिक्विड ऑक्सीजन जो यूज होता है तो उस टर्म्स को क्या कहते हैं? तो दैट इज नॉट क्रायोजेनिक। Cryogenic is the study and use of the materials, including biological product, at very low temperature. Nitrogen, hydrogen, and oxygen in liquid form are used in many cryogenic applications. Another use of cryogenic is cryogenic fuels for rocket, with liquid hydrogen is used as fuel in the rocket propellant, while liquid oxygen LOX is used as an oxidizer. तो ये क्रायोजेनिक के टर्म में आते हैं सारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज ए केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार? तो जो मस्टर्ड गैस था उसको यूज किया गया था पहले वर्ल्ड वार में एज ए वाटर गैस, एज अ केमिकल वेपन मस्टर्ड गैस को। इसमें क्या होता था कि जब हाथ हाथ पे पड़ता था तो ब्लिस्टर्स हो जाते थे, फोड़े हो जाते थे और बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल था, इससे डेथ भी होती थी। Mustard gas or sulfur mustard is a chemical compound which had been used as a chemical weapon in First World War. Its chemical name is dichloroethyl sulfide. It is a poisonous gas. It can cause ulcers on the skins. Which of the following is used in World War First? तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि मस्टर्ड गैस को यूज किया गया था। Mustard gas is used in First World War is a chemical warfare as a source of mustard oil. तो chemical warfare कह सकते हैं इसको। पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज अ, क्या है वो? गैस है, लिक्विड है, क्या है? तो मस्टर्ड इज अ लिक्विड। इन अ लिक्विड फॉर्म में इसको हम लोग स्प्रे करते थे या फिर गिराते थे। इन अ रूम टेम्परेचर द पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। इट इज यूज्ड एज अ पावरफुल केमिकल वेपन। स्किन, आई एंड लंग आर मोस्टली अफेक्टेड बाय दिस टॉक्सिक केमिकल। द सिस्टम ऑफ दिस केमिकल स्टार्टेड टू विजिबल आफ्टर 1 to 6 hours. A smoke screen is used in warfare for the purpose of concealment and camouflage. A smoke screen generally consists of fine particles of किस चीज़ का ये बना होता है? तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड्स डिस्पर्स इन एयर हो जाते हैं, तो उससे आपको छुपने के लिए टाइम मिल जाता है या फिर आप पोजीशंस ले सकते हैं। तो जैसे पबजी आपने खेला होगा तो उसमें देखा होगा ये स्मोक यूज़ किया जाता है, तो उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिला होता है। नेचुरल ऑकरिंग ऑक्साइड टाइटेनियम स्मोक स्क्रीन इज क्लाउड ऑफ स्मोक क्रिएटेड टू कंसील मिलिट्री ऑपरेशंस। जिंक क्लोराइड इज आल्सो यूज्ड इन क्रिएटिंग ए स्मोक स्क्रीन। The final Agent Orange raid in Vietnam took place in 1970.
Areas have begun to bloom again, but 19 years after the end of World War First, after the end of war, it seems plain that Agent Orange is killing and maiming human beings, something it never intended to do. The apparent toxic fallout from those clouds is a crop of human misery, including cancer, miscarriage, and birth defect that may persist for decades. The offensive substance referred to in the कोटेशन इज, तो एक फाइनल एजेंट ऑरेंज टाइप का वियतनाम में जब यूज किया गया था, उसका इफेक्ट कह रहे हैं कि वार एंड होने के बाद में शुरू हुआ था। तो उसमें जो सब्सटेंस यूज हुआ था, वो कौन सा सब्सटेंस उसमें यूज हुआ था, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो जो सब्सटेंस वो यूज हुआ था, उसमें डीडीटी यूजेज इन इंसेक्टिसाइड, ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ herbicide and weedicide used to increase agriculture output in the South Vietnam under US aid program। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डीडीटी नहीं, डीडीटी यूज नहीं हुआ था, तो डीडीटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये नहीं होगा। डायोक्सिन एज एन डिफोलिएंट्स, तो डायोक्सिन आई थिंक यूज हुआ था उस समय। तो एजेंट ऑरेंज इज अ हर्बिसाइड, ऑरेंज इज वन ऑफ द हर्बिसाइड एंड डिफोलवेंट्स यूज्ड बाय यूएस मिलिट्री एज ए पार्ट ऑफ इट्स हर्बिसाइड वारफेयर प्रोग्राम। उस समय केमिकल वेपन से वारफेयर होते थे। ऑपरेशन रांच हैंड ड्यूरिंग the Vietnam War from 1962 to 1971, Agent Orange, which is contained the chemical dioxin, was most commonly used of the herbicide mixture and most effective. It was later revealed to cause serious health issue including tumors, birth defect, rashes। तो डायक्सिन की यूज के चलते ऐसा हुआ था। What is Agent Orange? Again question has been asked there. What is Agent Orange? तो एक वीड किलिंग केमिकल था जो कि यूएस मिलिट्री के द्वारा वियतनाम वार में यूज किया गया था। Which one of the following is incorrect? Theory of evolution was propounded by Charles Darwin। नहीं, ये सही है। The breaking apart of nucleus of an atom is called fusion। एक्चुअली में ये फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं होता है। ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। बिल्कुल सही है, सिर्फ सेकंड गलत है। जो अगर ब्रेक कर रहा है तो उसको फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन नहीं कहते। फ्यूजन इज एग्लोमरेशन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज एन एटॉमिक रिएक्शन इन विच मल्टीपल एटम कंबाइन टू क्रिएट सिंगल। लेकिन वहीं पे अगर फ्यूजन की बात करें तो वो होता है लार्ज न्यूक्लियस को ब्रेक करता है स्मॉलर पार्ट्स में। इन अ ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऊपर भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इवन डिस्क्रिप्शन में होगा, डिटेल पढ़ लें तो इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आपके क्लियर आउट हो जाते हैं। अ ड्राई सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कॉमनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बैटरी इन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, torch, calculator, etc. Unlike a wet cell, a dry cell can operate in many orientation without spilling as it contains no free liquid. A common dry cell is zinc carbon battery. Sometimes it is called dry Leclanche battery or Leclanche cell. Ammonium chloride is used as electrolyte. Sometimes ammonium chloride is replaced by zinc chloride for having high energy voltage. In dry cell, which of the, again the question has been repeated, that is ammonium chloride and zinc chloride will be the answer that is used in dry cell। इन कॉमन ड्राई सेल इलेक्ट्राइट इज यूज्ड एज अमोनियम क्लोराइड। आपको पता है कि इलेक्ट्राइट के तौर पे यूज होता है। वहीं पे कई बार जिंक क्लोराइड को भी यूज करते हैं अगर हायर पावर फैक्टर हमको चाहिए होता है, हायर एनर्जी वोल्टेज चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है ड्राई सेल कैन नॉट बी चार्ज। ड्राई सेल हैज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए पहला तो ट्रू है कि ड्राई सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड फॉल्स है। ड्राई सेल हैज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा नहीं है। ओके, the matter of a dry cell are there in a dry form. A zinc pot is there having a full manganese dioxide, shell ammonic and carbon. This cell cannot be charged because the chemical reaction it cannot be reversed। अगर chemical reaction reverse हो जाता तो वो rechargeable battery हो जाती। The energy found in dry cell is, जो dry cell में energy found होती है, energy found in dry cell is वो क्या है भैया? तो that is chemical। The best example of changing into electrical energy from chemical energy is primary cell or batteries। The dry cell is also example of this phenomena। In car battery electrolyte substance used is, जो कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज होता है क्या होता है? तो पता है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ड्राई बैटरी सेल में या फिर जो लिक्विड बैटरी होती है, कार बैटरी होती है, उसमें यूज करते हैं। ड्राई सेल में तो वैसे भी लिक्विड नहीं होती तो उसमें एसिड नहीं डालता। तो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के तौर पर H2SO4 को हम लोग यूज करते हैं।
Which one of the following acid is used in the car battery? Again, sulfuric acid will be the answer. Which one of the following soluble electrolyte used in car battery? Again, sulfuric acid will be the answer. The acid used in car battery, sulfuric acid. रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटेरियल सर्व एज इलेक्ट्रोड इन चार्जेबल बैटरी रिकमेंडली यूज्ड इन डिवाइस सच एज टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर्स एक्सेट्रा. तो किस चीज को का इलेक्ट्रोड जो है यूज होता है जो कि चार्जेबल होती है? तो निकेल और कैडमियम यूज किया जाता है रिचार्जेबल बैटरीज में, जैसे कि अपने ट्रिमर में लगा होता है या फिर टॉर्च लाइट्स में लगे होते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं. तो निकेल एंड कैडमियम आर द मेनली यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन रिचार्जेबल बैटरीज ऑफ मोबाइल, टॉर्च लाइट and electric savers. In this, cathode of nickel hydroxide and anode of cadmium is used. Potassium hydroxide is mainly used as electrolyte in it. Remember this. अगला क्वेश्चन है, a micro oven, the microwave tube used is. तो किस चीज का ट्यूब होता है? तो मैग्नेट्रॉन का ट्यूब होता है. तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब क्या है? तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब इज अ हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब which is used to produce high microwave energy. In this, the magnetic operation is based on the motion of electron under the combined influence of electric and magnetic fields. For the tube to operate, electron must flow from the cathode to anode. Nowadays, these are used in micro ovens. अगला क्वेश्चन है, जो फेरॉन है वो क्या है भाई? रेफ्रिजरेंट है. ओके. कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है. बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? तो ये इंसेक्टिसाइड है. वहीं पे टेट्राइथाइल लीड क्या है? तो एंटी नॉकिंग एजेंट है. तो रिमेंबर दिस, फेरॉन इज यूज इन रेफ्रिजरेंट जो फ्रीज में यूज होता है. वहीं पे टेट्रालीड इथाइल क्या होता है? तो एंटी लॉकिंग प्रॉपर्टीज है, इसको पेट्रोल के साथ यूज करते हैं. बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? तो ये इंसेक्टिसाइड है. वहीं पे कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है. अगला क्वेश्चन है, एस्पार्टिम क्या होता है? तो ये भैया है आर्टिफिशियल स्वीटनर. बेनाड्रिल जो है एंटीहिस्टामाइन है, कफ सिरप में यूज होता है. नियोप्रीन जो है सिंथेटिक रबर है. फेरॉन जो है वो रेफ्रिजरेंट है. अगला क्वेश्चन है, लिपस्टिक पूछ रहा है कि कॉमनली यूज्ड कंज्यूम मटेरियल, अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल उसमें जो फाउंड होते हैं. तो जाहिर सी बात है कि तीनों में, लिपस्टिक में एक कंट्रोवर्शियल है कि लीड पाया जाता है. सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल पाए जाते हैं. और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम गुलामेट पाया जाता है, जिसके चलते एक बार मैगी को बैन भी किया गया था, आपको याद होगा. तो 1 2 3 तीनों आंसर सही. Lead is a common impurities found in cosmetic lip products such as lipstick and other cosmetics such as eyeshadows, blushes, compact powder, shampoo and body lotion. Brominated vegetable oil is food additive used in primary to help emulsify citrus flavored soft drinks, preventing them from separating during distribution. It is banned as a food additive in Europe and Japan. Monosodium glutamate (MSG) is a glutamate or salt of glutamate acid, a non-essential amino acid. It is a neurotransmitter transporting messages from one nerve cell to another. Because it is said to enhance flavor, some scientists believe it excites nerve endings and exhibits neuroexcitatory properties that the ability to stimulate neurons. It is used in Chinese fast food. पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम टार्ट्रेट है. अब ये पूछा जा रहा है कि भाई ये किसमें यूज होते हैं ये सारे चीज. ओके. सो द आंसर विल बी, पोटेशियम ब्रोमाइड किसमें यूज होता है? तो ये होता है, देखिए अगर सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है, AgBr नहीं है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो वो किस में यूज होगा? फोटोग्राफी में. पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट किस में यूज होगा? फर्टिलाइजर में. आपको याद होगा पोटेशियम सल्फेट को फर्टिलाइजर में यूज करते थे. वहीं पे मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट है, तो मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट किस में यूज होगा? बेकरी में. पोटेशियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट को किस में यूज करते हैं? तो एज ए गन पाउडर में. ओके. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो सल्फर डाइऑक्साइड तीत, फ्लोरीन पॉल्यूशन भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइट एसिड, ओजोन डिप्लीशन
स्किन कैंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? तो मिथाइल एसोसिएट साइनाइड एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन स्किन कैंसर, बिल्कुल ये भी सही है। ओजोन डिप्लीशन स्किन कैंसर यूवी रेज के चलते होता है, बिल्कुल सही है। मिथाइल एसोसिएनेट वैसे यूज हुआ था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में, सल्फर डाइऑक्साइड का एसिड रेन में होता है, फ्लोराइड पोल्यूशन जो है वो तीत से रिलेटेड है। तो ये तीनों गलत हैं, ओजोन डिप्लीशन स्किन कैंसर से रिलेटेड है, तो डी सही हो जाएगा। Phenyl is used as a household germicide. Phenyl is phenol derivative and phenol is an effective germicide. क्या ट्रू है इसमें? फेनाइल इज यूज्ड एज एन हाउसहोल्ड जर्मीसाइड, फेनाइल इज फेनॉल डेरिवेटिव एंड फेनॉल इज एन इफेक्टिव जर्मीसाइड, बिकॉज हाँ बिल्कुल फेनाइल होगा ही, क्योंकि अगर फेनाइल फेनॉल का डेरिवेटिव या फेनॉल तो इफेक्टिव जर्मीसाइड है, तो फेनाइल भी जर्मीसाइड होगा। फेनाइल को हम लोग यूज करते हैं वैसे कॉमन, अगर याद हो तो फेनाइल को जर्मीसाइड के लिए यूज किया जाता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड, एफ्रेड नोबल, कार्टवाइट, ग्राहम बेल। तो सबसे पहले तो अगर आईएसएमएस द फ्लोइंग है तो इजी वाले सबसे पहले यूज कर लीजिए कि टेलीफोन में मिला दीजिए। देन आपके पास एफ्रेड नोबेल साहब हैं, तो एफ्रेड नोबेल साहब को आप किस में मिला दीजिएगा? डायनामाइट में, क्योंकि इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर रदर जी को किस में मिला दीजिएगा? तो एटम बॉम्ब में। कार्टवाइट को किस में मिला दीजिएगा? तो पावर लूम में। इस तरीके से इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी डे, फोटोग्राफी डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नागासाकी डे। तो नागासाकी हिरोशिमा तो अगस्त में हुआ था, तो 9 से नागासाकी, तो ये हो जाएगा 9 अगस्त। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। फोटोग्राफी डे ये किस दिन मनाते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। और टेक्नोलॉजी डे, तो ये दोनों चीज सोचने वाली बात है, क्योंकि ये दोनों थोड़े से अल्टर हैं और ऑप्शन है अपने पास 11 मई और 2। तो फोटोग्राफी डे मनाते हैं 19 अगस्त को, टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11 मई को। और 11 मई को ही क्यों मनाते हैं? तो क्योंकि इस दिन पोखरण टेस्ट हुआ था, ये भी याद रखिए, 1998 में। टेक्नोलॉजी डे 18 मई, पोखरण टेस्ट 1988, फोटोग्राफी डे 19 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद जयंती। वहीं पे नागासाकी डे इज 9 अगस्त, नागासाकी जापान एटम बॉम्ब। Which branch of science United Nations has designated the year 2011? तो उस समय का था, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को तो फिर से पूछा नहीं जाना चाहिए, बट अगर उस समय की हम बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री को घोषित किया गया था। वहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे 2020 के लिए क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। तो याद रखिएगा कि 2020 को क्या घोषित किया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ और इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, क्योंकि उस समय आपको पता है कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा हेल्थ जो डिपार्टमेंट था उसने मदद की थी। 2021 में जो है वो चल रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। फ्रूट एंड वेजिटेबल, पीस एंड ट्रस्ट, चाइल्ड लेबर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2021 के थीम्स हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज डील्स विद, क्लाइमेट चेंज में क्या करता है भाई? तो CO2 इमिशन का बिल्कुल मिटिगेशन कम करना है, रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल यूजेज, रिडक्शन इन यूरेनियम प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को बचाने के लिए काम करना। तो ये सारे काम होंगे तो मोर देन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप और सब्जेक्ट, किस बात पे ये कन्वेंशन हुए थे उसके बारे में बात करनी है। कि मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन है और ये किस चीज़ पे हुए थे। तो देखिए जो अल्मा आटा डिक्लेरेशन था, तो ये पहला डिक्लेरेशन था किस पे? हेल्थ केयर पे हेल्ड किया गया था। इसमें पूछ रहा है विच वन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। ओके, तो अल्मा आत्मा डिक्लेरेशन है तो हेल्थ केयर ऑफ पीपुल है, तो ये करेक्टली मैच है।
वहीं पे टैलोना डायलॉग जो है ये हुआ था आपको, चलिए इसका आंसर देखते हैं बिकॉज मैं भी कंफर्म नहीं हूँ इसमें। तो अटमा Alma Ata Declaration was first intended to international declaration underlining the importance of primary health care, which was adopted in 1978 at the International Conference of Primary Health Care held in Almaty, formerly Alma Ata, कजाकिस्तान में हुआ था ये। हेग कन्वेंशन हुआ था, सिविल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन एंड मल्टीलैटरल ट्रीटी दैट प्रोवाइड एक्सपेडिशन मेथड टू रिटर्न अ चाइल्ड इंटरनेशनली अबडक्टेड। अगर कोई किडनैप हो गया है उसके बारे में, चाइल्ड के बारे में था एक कन्वर्शन। वहीं पे टैलोना डायलॉग जो है वो प्रोसेस था डिजाइन टू हेल्प कंट्रीज इंप्लीमेंट एंड इनहांस देयर इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस, जो है वो टैलोना डायलॉग से रिलेटेड था। वहीं पे अंडर टू कोalition से ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट कमिटेड टू एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन इन लाइन with Paris Agreement. It is a coalition of sub-national government founded in 2015 that aims to achieve greenhouse gases emission mitigation. Hence, 1 and 3 are correctly matched above questions. But ये चीजें थी। व्हाट इज बिस्फेनॉल? बिस्फेनॉल क्या है, बीपीए क्या है? तो बीपीए देखिए एक केमिकल यूज किया जाता है जो कि जैसे प्लास्टिक हो गया तो आप सुने होंगे कि बीपीए फ्री है, पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। अ केमिकल यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल, जो कि बीपीए फ्री होता है। बाइफेनॉल ए, बाइफेनॉल ए इज एन ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड विच इज एम्प्लॉयड टू मेक सर्टेन प्लास्टिक एंड इपॉक्सी रेजन is used found in polycarbonate plastic, a hard clear plastic used widely in consumer product including food and beverage containers. Also found in lining the aluminum cans, it has been used in commercial use since 1957. Which of the following country has made it mandatory to blend ethanol with gasoline? ethanol को gasoline से मिलाना में किसने मैंडेटरी कर दिया है? तो ब्राजील ने कर दिया है। Since 1976, Brazilian government has made it mandatory to blend ethanol with gasoline. Since 2007, the legal blend is around 25% ethanol and 75% gasoline. Which of the following is an inorganic gaseous pollutant in air? इनमें से कौन सा है जो एक गैसियस पोल्यूटेंट है एयर में? तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो दोनों हैं वो गैसियस पोल्यूटेंट हैं आपके एयर में। Among the option hydrogen cyanide, hydrogen sulfide, both are inorganic gaseous pollutant of air. Some other inorganic pollutant are carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrous oxide, nitrogen dioxide. The relative contribution of carbon dioxide CO2, nitrous oxide NO2, chlorofluorocarbon CFCS and methane towards global warming are। तो सबसे ज़्यादा तो CO2 करता है, देन उसके बाद मीथेन करता है, देन उसके बाद NO2 करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, देन आफ्टर दैट CFCS करता है। सो अगर कार्बन के रिलेटिव कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो प्रोवाइड करते हैं कार्बन इन एटमॉस्फेयर। यहाँ देख भी सकते हैं कि कितना कौन करता है परसेंटेज वाइज। अगला क्वेश्चन है हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉज। अगर न्यूक्लियर एनर्जी हम बना रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है? तो थर्मल पॉल्यूशन होता है। ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन? तो नॉइज पॉल्यूशन में ग्रीन मफलर को यूज किया जाता है। ग्रीन मफलर आर बैरियर ग्राउंड barriers grown near noisy place to reduce the impact of noise. This technique is of reducing noise pollution by planting 4-5 rows around populated areas, noisy place lying along roadside, industrial areas, societies near highways, etc. The dense tree reduce noise pollution as they filter out the noise and obstruct it from reaching to citizens. इसलिए प्लांटिंग करते हैं। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस, कार्बन मोनोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि अगर ब्लड में मिल गया तो डेथ भी हो सकती है पर्सन की। द मेन एयर पोल्यूटेंट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर, कौन से एयर पोल्यूटेंट है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यूज किए जाते हैं? तो देखिए ओजोन भी है, CO है, SO2 है, CO है, NO2 है, ये सारे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं नन ऑफ दीज।
In metropolitan cities, emitted smoke from automobiles and industries contain carbon monoxide, carbon dioxide, oxide of nitrogen, sulfur dioxide, lead, ozone, which are present in all options. Thus, the commission did not consider this question. सिंपल सी बात है. व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? तो एयर पॉल्यूटेंट है पार्टिकुलेट मैटर, जिसकी साइज जो है 2.5 mm से कम होती है. The size of a respirable suspended particle matter RSPM in air is, तो लेस देन 5 माइक्रोन होना चाहिए तब जाके रिस्पिरेशन कर सकते हैं. तो साइज ऑफ रेस्पिरेबल सब्सटेंस पार्टिकुलेट मैटर इज 5 माइक्रोन्स. स्मॉग इज एसेंशियली कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ, तो अगर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होगा तो स्मॉग क्रिएट होगा. Smog is a type of intense pollution. The word smog is a contraction of words smoke and fog to refer smoky. It is a kind of visible air pollution that composed of nitrogen oxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, sulfur oxide, ozone, smoke. ओके तो याद रखिएगा सबसे पहले आप इतना ही कि स्मोक किसके चलते बनता है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अदर पार्टिकुलेट मैटर कौन से होते हैं? मैनमेड स्मॉग इज ड्राइव्ड फ्रॉम कोल कंबसन, कोल कंबसन होता है तो उससे भी स्मॉग होती है जब जाके पॉल्यूशन जो है ऊपर पूरा घेर लेता है सब कुछ. वेहिकुलर इमिशन से भी होता है, फॉरेस्ट से होता है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उससे होता है, एक्सेट्रा. विद द रेफरेंस टू एट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एट्रोफिकेशन क्या होता है? ये लेक में होता है. इट इज अ फेनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी. बिल्कुल. इट डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर. बिल्कुल दोनों सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. जो यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस हैं उसमें वाटर का जो लेवल होता है उसमें डीओ होता है वो डिजॉल्व करने लगता है. Eutrophication is an excessive richness of nutrient in lake or other water bodies, frequently due to runoff from land, which causes dense growth of plant life. This induces excessive growth of algae, and this process depletes dissolved oxygen of water. Eutrophication is often induced by discharge of nitrate or phosphate containing detergents, fertilizer or sewage into aquatic system. यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट फ्रॉम, किस चीज से रिजल्ट करता है? तो हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट एंड ऑर्थोफॉस्फेट्स, इसके चलते होता है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, तो ऑक्सीजन लेवल का अगर हमको मेजर करना है या फिर पॉल्यूशन कितना है एक्वेटिक कंडीशन में कितने मत, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ बीओडी क्या होगा कि उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जब सेचुरेटेड हो जाएगा यानी पॉल्यूशन कम हो रहा है, फिर रिस्टोर हो जाएगा तो वो कम हो चुका है. वहीं पे अगर डिप्लीट करता जा रहा है यानी कि पार्शियल डिकम्पोजिशन चल रहे हैं और स्टेबल हो गया तो भाई कि हाँ रुक चुका है, अब धीरे धीरे रिस्टोर कर रहा है. Biological oxygen demand is a standard criterion for pollution assay in aquatic ecosystem. Organic and inorganic water waste utilize soluble oxygen in water bodies to decompose, which reduce the amount of soluble oxygen in water. The decrease in the amount of soluble oxygen increases its demands. More BOD indicate water is being infected. Therefore, the demand of oxygen is directly related to amount of increasing waste. The demand of is called BOD, where the high where is the where there is high BOD, there will be low dissolved oxygen. फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इन वाटर सोर्सेज अंडरगो चेंज ड्यू टू, क्यों चेंज हो जाता है? अगर जैसे फिजिकल या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर्स के क्यों बदलते हैं? तो जाहिर सी बात है जो इफ्लुएंट्स उसमें ऐड होते हैं, जो पॉल्यूशन ऐड होता है उनके चलते वो चेंज होते हैं. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशंस किसके टर्म में होता है? तो इट इज वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी. इन कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन. तो वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में जो इसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग
जो कचरे होते हैं उनको जला देते हैं इंसिरेशन में, जैसे लाइक इंसिरेशन, प्लाज्मा pyrolysis एंड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी आर थर्मल प्रोसेस दैट यूज हाई टेम्परेचर टू ब्रेक डाउन वेस्ट. Plasma gasification system facilitates safe disposal all type of organic waste. The inorganic material like glass, metal can be minimized to slag. Plasma pyrolysis is most likely compound which are produced include carbonaceous matter, methane, carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, and water molecule. The product gas recovered has calorific and commercial values. This gas can be used as heat source, as a fuel. Niti Aayog in his 3-year action agenda 2017 to 2020 has also ascended the benefit cost ratio of thermal pyrolysis and plasma gasification as waste to energy technology. Mercury is a toxic substance that severely contaminate land, water, air and the food chain. Which among the following is our source of mercury pollution? तो पेस्टिसाइड है, डेंटल एमालगम फिलिंग्स है, फ्लोरोसेंट लैंप है, कोल बेस्ड थर्मल प्लांट है. तो जो चारों हैं वो सारे इसमें मरकरी के दाता हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री? इनमें से कौन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है? तो बैक्टीरिया, माइक्रोफल्गी, माइक्रो एल्गी और फंगी तीनों यूज होते हैं. बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रो एल्गी, ऑल थ्री आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री टुडे. Today bacteria is used in manufacturing curd, cheese, butter, different types. Diatoms, a small item group of algae. Soil एल्गी यूज जो होता है सॉइल्स में यूज हो जाता है. इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लास. इट इज ऑल्सो शुगर कैन मिल्स, बैक्टीरिया फिल्टर. फंगस ईस्ट जो है वो ब्रेड्स बनाने में, थाउजेंड ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ बियर, वाइन एंड ब्रेड. बिसाइड दिस टाइप्स ऑफ एसिड, साइट्रिक एसिड, गैलिक एसिड आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड यूज बाई फंगस और ऑल्सो ऑपरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस. तो ये कुछ चीज़ें थी फंगस, बैक्टीरिया और जो फंगाई माइक्रो एल्गी है उसका यूज करके बनाते हैं. तो अगर पूछा जाए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज्ड है, तो फंगस, माइक्रो एल्गी और बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं. तो सो गाइज, यहाँ पे अपना जो पूर्वालोकन जनरल स्टडी केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस का वो कंप्लीट होता है. आई होप आपको मजा आया होगा सेशन में. देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू फॉलो अस. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. एंड हाँ, डू सपोर्ट द चैनल विद फाइनेंशियल एड. नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगी.